हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही चैनल में। मेरा नाम जिया और आज इस वीडियो में हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज अ प्रोसेस इन विच ब्लड इज रिसीव्ड फ्रॉम द डोनर एंड ट्रांसफर्ड टू द रेसिपेंट। मतलब क्या है, देखिए ब्लड बैंक में दो चीजें होती है जिसके ऊपर सारा ब्लड बैंक घूमता है, डोनर और रेसिपेंट। डोनर कौन होता है? जो ब्लड को डोनेट करता है, और रेसिपेंट कौन होता है? जो ब्लड को रिसीव करता है। ठीक है, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है ब्लड ट्रांसफ्यूजन जिसके अंदर जो डोनर है वो ब्लड डोनेट करेगा और वो जो ब्लड डोनेट किया है वो रिसीव किया जाएगा रेसिपेंट के जरिए। ठीक है, उसके बाद बात की जाए प्रिंसिपल की, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन मस्ट बी हार्मलेस टू डोनर एज वेल एज रेसिपेंट। जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है वो डोनर और रेसिपेंट दोनों के लिए ही हार्मलेस होना चाहिए। उसके बाद देखिए क्या है, यहाँ पर सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ डोनर लिखा है कि हम डोनर को किस किस बेसिस पर सिलेक्ट करेंगे। एज शुड बी अबव 18 ईयर्स, जो एज है वो 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, एंड लोअर देन 60 ईयर्स, और 60 साल से कम होने चाहिए। वेट शुड बी अबव 45 केजी, जो वेट है वो 45 किलो से ज़्यादा होना चाहिए। एच बी शुड बी अबव 12.5 ग्राम पर डे, जो एच बी है वो 12.5 ग्राम से ऊपर होना चाहिए। एंड लास्ट ब्लड डोनेशन टाइम शुड बी 17 वीक्स। अगर मान लीजिए कोई डोनर आया आपके पास, आप उससे पूछेंगे क्या पहले आपने ब्लड डोनेट किया है, तो अगर किया है तो कितना टाइम पहले किया है, तो वो टाइम और इस टाइम के बीच में 17 वीक्स का डिफरेंस होना जरूरी है। उसके बाद देखिए रिजेक्शन ऑफ डोनर, इन बेसिस पर हम ये बताएंगे कि आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि इफ डोनर हैज एनी हिस्ट्री ऑफ वायरल हेपेटाइटिस और एड्स, अगर डोनर को हेपेटाइटिस और एड्स है तो वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं। इफ डोनर हैज हिस्ट्री ऑफ मलेरिया लास्ट 3 मंथ्स, अगर 3 महीने पहले डोनर को मलेरिया हुआ था तो वो भी डोनेट नहीं कर सकते हैं ब्लड। उसके बाद इफ डोनर हैज अल्कोहल ड्रिंकिंग, अगर डोनर ने एक दिन पहले या फिर उसी दिन ड्रिंक किया है, अल्कोहल कंजप्शन किया है, तो भी वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद देखिए टाइप्स ऑफ कंटेनर यूज फॉर द कलेक्शन। ब्लड बैंक के अंदर जो ब्लड को कलेक्ट करने के लिए हम कंटेनर यूज करते हैं उसके बारे में बात की जा रही है। तो देखिए प्लास्टिक बैग्स यूज करते हैं, दो तरीके के होते हैं, 350 और 450 ml। 350 ml में एंटीकोगुलेंट होता है वो 49 ml रहता है, और 450 वाले में 63 ml एंटीकोगुलेंट होता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में तो बहुत ही ज़्यादा आता है। उसके बाद देखिए एंटीकोगुलेंट यूज फॉर द कलेक्शन। अब ब्लड बैग्स है उसके अंदर एंटीकोगुलेंट तो होंगे ना, अगर एंटीकोगुलेंट नहीं होगा तो ब्लड क्लॉट हो जाएगा। तो उसके लिए जो एंटीकोगुलेंट हम यूज करते हैं वो ये 3 एंटीकोगुलेंट्स हैं, सीपीडी, एसीडी, सीपीडी ए। सीपीडी की फुल फॉर्म क्या है? सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज। एसीडी की एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज। सीपीडीए की सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज एडेनिन। अब देखते हैं ब्लड डोनेशन का प्रोसीजर क्या होता है। सबसे पहले फर्स्टली प्रोवाइड अ कंफर्टेबल पोजीशन टू द डोनर एंड पुट हिज और हर हैंड ऑन द आर्म रेस्ट। हमने क्या करना है, देखिए ब्लड बैंक में काउचेस होते हैं जिसके ऊपर लेट कर ब्लड डोनेट किया जाता है। तो सबसे पहले हमने पेशेंट को उस पर लेटाना है, वो एक कंफर्टेबल पोजीशन होगी उसके लिए, और उसके हाथ को उस काउच के ऊपर एक आर्म रेस्ट होता है वहां पर उसके हाथ को रखना है। उसके बाद क्या है, अप्लाई टॉर्निक्यूट, हाथ पर टॉर्निक्यूट अप्लाई करना है, और उसके बाद सिलेक्ट हेल्दी वेन। हेल्दी वेन को सिलेक्ट करना है। ठीक है, वो जो हेल्दी वेन किस तरीके की होनी चाहिए, वो वेल प्रॉपरली प्रोमिनेंट होनी चाहिए, दिखनी चाहिए, ऊपर की साइड हो। ठीक है, और उसमें से ब्लड अच्छे से निकल सके, इजिली फ्लो हो सके, वो हेल्दी वेन होगी। ठीक है, नाउ क्लीन द एरिया बाय स्पिरिट, और उसके बाद वेन को सिलेक्ट करने के बाद हमने एरिया को प्रॉपरली क्लीन करना है, उसको हम स्पिरिट या फिर अल्कोहल से क्लीन कर सकते हैं। आफ्टर दिस पंक्चर द वेन विद निडल, उसके बाद हमने क्या करना है, वेन को पंक्चर करना है विद द हेल्प ऑफ निडल। उसके बाद ड्यूरिंग कलेक्शन मिक्स वेल ब्लड, जैसे जैसे ब्लड कलेक्ट होता जाता है ब्लड बैग में, हमने उसको मिक्स करना होता है। जैसे मान लो ब्लड बैग है तो उसको धीरे धीरे मिक्स करना होता है, लेकिन अब तो मशीन्स आ गई हैं, उसके ऊपर हमने ब्लड बैग रखना होता है और वो ऑटोमेटिकली उसको इस तरीके से मिक्स करती रहती है, इस तरीके से। ठीक है, और हमने क्या करना है, आफ्टर द कलेक्शन अप्लाई द बैंडेज, और जब ब्लड कलेक्ट हो जाए तो जिस साइड पर हमने पंक्चर किया था वहां पर बैंडेज को अप्लाई कर देना है। उसके बाद देखिए ये इंस्ट्रक्शंस हैं जो ब्लड कलेक्शन के बाद डोनर को दी जाती हैं। तो क्या है, इफ डोनर फील्स डिजी, अगर डोनर को चक्कर आ रहे हैं, लाई डाउन द डोनर ऑन द बेड, हमने क्या करना है, डोनर को बेड पे लेटाना है। पहली बात तो ये है, जब ब्लड कलेक्शन हो जाए तो आप डोनर को एकदम से मत बोलिए कि आप
जाइए रूम से, ठीक है, आप उसको काउच से हटाकर एक बेड पर लिटा दीजिए 10 से 15 मिनट के लिए, सो दैट वो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएगा। उसके बाद उसको जाने के लिए बोलिए। अगर उसके बाद भी उसको डिजीनेस होता है तो दोबारा से उसको बेड पर लिटा दीजिए और एक एनर्जी ड्रिंक उसको प्रोवाइड करिए। उसके बाद देखिए, डोनर शुड नॉट कंज्यूम अल्कोहल। डोनर को बोलना है कि आपने अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना है अब ब्लड डोनेशन के बाद। उसके बाद डोनर शुड ईट हेल्दी फूड, और डोनेशन के बाद जो डोनर है उसको एक अच्छा खाना खाना है जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स हो, हेल्दी फूड हो, ठीक है, ना कि जंक फूड खाना है। उसके बाद डोनर शुड नॉट डू एनी हार्ड वर्क आफ्टर डोनेशन। डोनेशन के बाद कोई भी हार्ड वर्क नहीं करना है। इंडिकेशंस है जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए होती है। देखो, सर्जरी के केस में ब्लड ट्रांसफ्यूज करना पड़ता है, ठीक है। एक्सीडेंट हुआ, हैवी ब्लड लॉस हुआ तो ब्लड ट्रांसफ्यूज करना पड़ेगा। ब्लड की वॉल्यूम को मेंटेनेंस के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूज करना पड़ेगा। जैसे कि कोई प्रेग्नेंट वुमन है, उसके अंदर एचबी बहुत डाउन चला गया, उस केस में, ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ क्लोटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी हो गई है, उस केस में। डेंगू के केस में प्लेटलेट देना पड़ेगा, चढ़ाना पड़ेगा। सीवियर अनीमिया के केस में एचबी बहुत ज्यादा डाउन चला जाता है तो उस केस में भी ब्लड ट्रांसफ्यूज करना पड़ेगा, ठीक है। लोअर इम्यूनिटी के केस में करना पड़ेगा। और रिस्टोरेशन ऑफ लिकोसाइट, काफी बार डब्ल्यूबीसी भी बहुत ज्यादा डाउन चले जाते हैं तो हम डब्ल्यूबीसी भी ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हम सिर्फ ब्लड नहीं ट्रांसफ्यूज करते हैं, ब्लड के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में हम ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। जैसे ब्लड को हम 1 से 6 डिग्री सेल्सियस में प्रिजर्व कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, और कितने दिनों तक, 21 से 35 दिनों तक कर सकते हैं। उसके बाद है आरबीसी, रेड ब्लड सेल, 1 से 6 डिग्री पर ही स्टोर होगा और 42 दिन तक यूज हो सकता है। क्रायोप्रेसिपिटेट -18 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर होगा, अप टू 1 ईयर तक यूज होगा। प्लाज्मा -18 डिग्री सेल्सियस, लाइफ स्पेन 1 ईयर। प्लेटलेट 20 to 24 डिग्री सेल्सियस, लाइफ स्पेन ओनली 5 डेज, ठीक है। तो ये तो थे ब्लड के कंपोनेंट्स, कितने डिग्री पर हम स्टोर करेंगे और इतने डिग्री पर स्टोर करने के बाद हम इतने टाइम तक उसको रख सकते हैं, इसके बीच में हम उसे यूज कर सकते हैं, उसके बाद यूज नहीं कर सकते, एक्सपायर हो जाते हैं। अब देखिए, ये एक चार्ट है जिससे हमें पता लगेगा कि कौन सा ब्लड ग्रुप कौन से ब्लड ग्रुप को डोनेट कर सकता है और कौन सा ब्लड ग्रुप कौन से ब्लड ग्रुप से ब्लड को रिसीव कर सकता है, ठीक है। देखिए, अब ये है सारे रेसिपेंट, ठीक है, और ये है सारे डोनर। तो देखिए, जो ए ब्लड ग्रुप है, जो ए डोनर है, अगर मान लिए एक पेशेंट है, एक डोनर है हमारे पास जिसका ब्लड ग्रुप ए है, तो वो किस किस ब्लड ग्रुप वाले पेशेंट को, रेसिपेंट को ब्लड डोनेट कर सकता है। तो देखिए, जो ए है वो ए को ब्लड डोनेट कर सकता है, बी को नहीं करेगा। ए बी को कर सकता है, ओ को नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद जो बी वाला है वो ए को नहीं करेगा, बी को खुद को करेगा, ठीक है, और ए बी को करेगा और ओ को नहीं करेगा। उसके बाद ए बी जो है, ना तो वो ए को करेगा ना ही वो बी को करेगा, वो सिर्फ ए बी को करेगा और ना ही वो ओ को करेगा। ए बी वाला सिर्फ और सिर्फ ए बी को करेगा। उसके बाद देखिए, ऐसे ही ओ है जो सभी को ब्लड डोनेट कर सकता है, ठीक है। इसीलिए ओ को हम क्या बोलते हैं, ये है यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि सभी को ब्लड डोनेट कर सकता है, ठीक है। और अब देखिए, यहाँ पर एक लाइन देख रहे हैं आप, जो ए बी है उसके नीचे सबके यहाँ टिक है, मतलब कि जो ए बी ब्लड ग्रुप है वाला जो रेसिपेंट है वो सभी से ब्लड को एक्सेप्ट कर सकता है, ब्लड उसको सभी का चढ़ाया जा सकता है, तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिसेप्टर। ये दो चीजें बहुत ही ज्यादा मेन है। क्वेश्चंस काफी बार आया है एग्जाम में, गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम हो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, उसमें आता है। और साथ में ये जो ब्लड कंपोनेंट्स कितने डिग्री पर स्टोर होते हैं और उनका लाइफ स्पेन कितना रहता है, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम पढ़ते हैं ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस के बारे में। तो देखते हैं ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होता क्या है। तो देखिए क्या है, एनी अनफेवरेबल और हार्मफुल transfusion related event occurring in the patient during or after transfusion of blood or its components कॉल ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस क्या होते हैं, अगर मान के चलिए ब्लड या फिर उसके कंपोनेंट्स गलत चढ़ाए जा रहे हैं पेशेंट को, तो उसके अंदर उसकी वजह से होने वाली रिएक्शंस को हम ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस कहते हैं। के कॉजेस के बारे में बात करते हैं कि ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए, क्या हो सकता है, इनएडिक्वेट लेबलिंग, मान के चलिए या तो डोनर के ब्लड पर अच्छे से लेबलिंग नहीं हुई है, या फिर रेसिपेंट की जो वाइल आई थी उसके ऊपर अच्छे से लेबलिंग नहीं हुई है, जिसकी वजह से गलत ब्लड ग्रुप चला गया है, ठीक है। उसके बाद रॉन्ग ब्लड इशूड, गलत ब्लड इशू हो गया है, एरर इन ब्लड ग्रुपिंग या फिर क्रॉस मैच के दौरान या फिर ब्लड ग्रुपिंग के दौरान कोई एरर आया है, ब्लड कंटामिनेटेड था कोई भी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन से, स्टोरेज ऑफ एरर, ब्लड को सही से स्टोर नहीं किया गया था प्रॉपर टेम्परेचर पर, तो इन केसेस में ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस आ सकते हैं। अब देखिए, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के दो टाइप के होते हैं। पहला होता है इम्यून मीडिएट और एक होता है नॉन इम्यून मीडिएट।
ठीक है। अब जो इम्यून मेडिएट होता है उसके दो सब टाइप हैं, एक होता है हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, दूसरा होता है नॉन हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, तो जो हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होता है उसमें इमीडिएट होता है और डिलेड होता है, सभी में इमीडिएट और डिलेड होता है। इमीडिएट का मतलब क्या होता है कि जब ट्रांसफ्यूजन होता है उसी वक्त थोड़ी देर में ही जो रिएक्शन है स्टार्ट हो जाते हैं, और डिलेड का मतलब क्या होता है आफ्टर ट्रांसफ्यूजन थोड़ा टाइम लगता है, या तो 24 घंटे लग जाएंगे या फिर ट्रांसफ्यूजन पूरा हो जाएगा उसके बाद रिएक्शन कोई हो रही है, या फिर 3 से 4 दिन बाद भी वो रिएक्शन आ सकती है, उसको हम डिलेड कहते हैं। अब हम हीमोलाइटिक रिएक्शन को प्रॉपर पढ़ेंगे। तो देखिए क्या है, हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के दो टाइप होते हैं, इमीडिएट और डिलेड। जो इमीडिएट होता है वो इंट्रावेस्कुलर ट्रांसफ्यूजन होता है, मतलब कि वेसल्स के अंदर होता है, और क्यों होता है जब एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी हो, मतलब कि ए पॉजिटिव ग्रुप था और बी पॉजिटिव को चढ़ा दिया गलती से, तो इस तरीके से। तो देखो क्या क्या है, द हीमोलाइसिस ऑफ द रेड सेल टेक प्लेस विद इन द सर्कुलेटरी सिस्टम। जो हीमोलाइसिस है रेड सेल्स की वो कहाँ होगी, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर होगी। ठीक है, हीमोलाइसिस स्टार्ट्स विद इन 1 मिनट, इसकी जो हीमोलाइसिस है 1 मिनट के अंदर ही स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए इसका नाम है इमीडिएट। ठीक है, उसके बाद रिएक्शन ड्यू टू, इसमें जो रिएक्शन होता है वो जो एंटीबॉडी इस रिएक्शन में इन्वॉल्व होती है वो होती है आईजीएम। ठीक है, उसके बाद इसके साइंस और सिम्टम्स की बात करें तो फीवर आता है, जॉन्डिस होता है, जॉन्डिस हो जाता है, हीमोग्लोबिन यूरिया हो जाता है, मतलब एचबी जो है वो यूरिन के अंदर रिलीज होना शुरू हो जाता है, ट्रांसफ्यूजन साइट पर पेन होता है, चिल्स होती है, ठंड लगती है, वॉमिटिंग आती है। उसके बाद बात करें डिलेड एक्स्ट्रावेस्कुलर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन की, तो ये आरएच इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से होता है, मतलब पॉजिटिव ग्रुप या पॉजिटिव ग्रुप नेगेटिव ग्रुप को चढ़ा दिया गया हो इस तरीके से। तो इसमें क्या होगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड सेल्स बाय मैक्रोफेजेस इन द स्प्लीन और लीवर। जो रेड सेल्स है उनका डिस्ट्रक्शन होता है मैक्रोफेजेस के द्वारा, कहाँ पर, स्प्लीन और लीवर में। ठीक है, उसके बाद अक्कर आफ्टर फ्यू आवर्स और आफ्टर 3 to 7 days। कब होता है ये, क्योंकि डिलेड है तो मतलब कि ट्रांसफ्यूजन के दौरान तो नहीं होगा, ये ट्रांसफ्यूजन होने के कुछ टाइम बाद हो सकता है, कुछ घंटे बाद हो सकता है, या फिर कुछ दिन के बाद हो सकता है, मैक्सिमम 3 to 7 days के बाद। रिएक्शन ड्यू टू आईजीजी, इसमें जो एंटीबॉडी इन्वॉल्व होती है वो आईजीजी होती है। ठीक है, और ये आरएच इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से होता है। साइंस की बात करें तो इसकी इसमें एचपी लो हो जाता है, बिलिरुबिन हाई चला जाता है, और रीनल फेलियर भी हो सकता है। इसके बाद बात की जाए नॉन हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन की, तो इसके 3 टाइप होते हैं। पहला है फिब्राइल। फिब्राइल में क्या होता है, देखिए फिब्राइल जो होता है ये मोस्ट कॉमन ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है, जो कि अक्कर होता है विद इन मिनट, 1 मिनट के अंदर ही ये ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये इसमें जो होता है ये पायोजन होते हैं जो रिलीज किए जाते हैं डब्ल्यूबीसी के थ्रू, और जो पायोजन होते हैं उसकी वजह से जो टेम्परेचर होता है बॉडी का इंक्रीज हो जाता है, और उसमें एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, और इसमें सिम्टम्स की बात करें तो इसमें फीवर आता है, ठंड लगती है और मेलेस होता है। ठीक है, उसके बाद है एलर्जिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन की, तो इसमें क्या है, ये इमीडिएट टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या होता है, जो डोनर के ब्लड होते हैं उसमें कुछ एलर्जेंस होते हैं जो कि रिएक्ट करते हैं एंटीबॉडी के साथ जो कि पेशेंट के अंदर होती हैं। ठीक है, और इसमें जो एंटीबॉडी इन्वॉल्व होती है वो आईजीई होती है। इसके साइंस की बात करें तो लोकल इरिथ्रोमा हो सकता है या फिर स्किन लेजन होता है, पूरी बॉडी के ऊपर फैल जाता है। अब है लास्ट वन है एनाफिलेटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, सबसे ज़्यादा डेंजरस रिएक्शन है ये बहुत ज़्यादा सीवियर होता है, लाइफ थ्रेटनिंग होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, पेशेंट की जो एंटीबॉडी होती है वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ रिएक्ट कर जाती हैं, प्लाज्मा प्रोटीन ब्लड कंपोनेंट है उसके साथ रिएक्ट कर जाती हैं, और क्या होता है इसमें सिम्टम्स क्या है, हाइपोवोलीमिया। हाइपोवोलीमिया में क्या होता है, जो ब्लड होता है वो वेसल्स को छोड़ के बाहर आ जाता है। ठीक है, और उसकी वजह से पेशेंट को शॉक भी लग सकता है। ठीक है, एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं हिस्टामिन्स की वजह से, अर्टिकारिया हो सकता है। अब हम पढ़ेंगे नॉन इम्यून मेडिएट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। तो इसमें क्या है, देखिए ये किस किस वजह से होता है, ये बैक्टीरियल कंटामिनेशन की वजह से होता है। अगर मान लो ब्लड जो डोनेट किया है उसके अंदर कोई बैक्टीरिया है तो उसकी वजह से होता है। हाइपरकैलेमिया की वजह से होता है, इसमें क्या होता है, आरबीसी के अंदर से पोटेशियम रिलीज होता है और वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़, कोई डिजीज़ ट्रांसमिट हो गई जैसे कि HIV, हेपेटाइटिस, मलेरिया। ठीक है, उसके बाद सर्कुलेटरी ओवरलोड हो गया तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, हार्ट फेल हो सकता है, फास्ट रेट हो सकती है हार्ट की। ठीक है, अगर एयर एम्बोलिज्म हो गया, एयर एम्बोलिज्म का मतलब क्या होता है, ट्रांसफ्यूजन के दौरान को एयर चली गई अंदर। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, सडनली ब्लॉक हो सकती है हमारी आर्टरीज। तो ये था हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन का टॉपिक। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। थैंक यू वेरी मच।